Today we are going to start the revision of the 17th chapter, that is the state structure and the one system in the age of the Buddha। जो हमने देखा कि जो प्री मौर्यन जो एज थी जहाँ बुद्धा को ज़्यादा फॉलो करते थे, स्पेशली इन द ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, उसके रिगार्डिंग जो मटेरियल लाइफ की पिक्चर वो हमें पाली टेक्स्ट और संस्कृत जो सूत्र लिटरेचर्स हैं उनसे पता चलता है उनके बारे में। जो 5th सेंचुरी थी उसमें हमने देखा कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ये एक ग्लोसी और शाइनी टाइप की पोइट्री होती थी जो फाइन मटेरियल से बनी होती थी और जो एंड कैन बी यूज्ड एज अ टेबल वेयर फॉर द रिच। उसके बाद हमने देखा कि इस जो फेज़ था इसमें मेटल क्राफ्ट्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, बर्न ब्रिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और कुछ जो दोआब साइट्स थी उनकी स्टडी से हमें पता चलता था कि जो चारकोलिथिक सेटलमेंट्स थी वो PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर टाइम्स के ब्लैक एंड रेड वेयर फेस में स्टार्ट हो चुकी थी। और जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के सर्वे से हमें पता चलता था कि जो सेटल्ड एरिया था PGW फेस का वो थ्राइज द एरिया इन द ब्लैक एंड द रेड वेयर फेस। हमें पता चला कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर का जो फेस था उसमें जो सेटलमेंट तभी एक्सपेंड हो, सेटलमेंट के साथ पॉपुलेशन भी काफ़ी एक्सपेंड हो रही थी। और जो हड़प्पन कल्चर जो कि एक अर्बनाइज टाउन था जो 900 BC में जो मतलब डिसअपियर हो गया था, उसके बाद 1500 सालों तक हमें कोई भी टाउन वगैरह देखने को नहीं मिला था। जनरली दो तरीके की सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी और कई जगह पर हमें उस सेम एरिया में सेम बेसिस पे 4 तरीके की सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी। जो सेटलमेंट हायरार्की थी वो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था अर्बनाइजेशन को पता लगाने के लिए, लेकिन जो सेटलमेंट्स थी उनके पास कुछ एडवांटेजेस थी एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर वंस। लेकिन हमने देखा कि क्राफ्ट के और विदाउट कॉइन्स और ट्रेड के कारण जो लार्ज सेटलमेंट्स थी वो भी टाउन वगैरह में ग्रो नहीं कर पाई। उसके बाद जो 5th सेंचुरी में हमने देखा कि जो मिड गैंजेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पर हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिली और कुछ टेक्स्ट थे जैसे पाली और संस्कृत के। उन्होंने बताया कि कौसाम्बी, श्रावस्ती, श्रीरंगपुर, अयोध्या, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपा ये ऐसे टाउन्स थे। इन्हें खोजा गया और यहाँ पता चला कि ये वुडन प्लेसेट्स का इस्तेमाल वगैरह करते थे। इनके जो हाउसेस वगैरह जनरली मड ब्रिक से और वुड से बने हुए थे जो जनरली मतलब क्लाइमेट की वजह से डिसअपियर हो गए थे। और जो कुछ टेक्स्ट वगैरह जिनमें ये मेंशन भी किया हुआ है कि वहाँ पर जो हाउसेस थे वो 7 स्टोरी हाउसेस थे, लेकिन उसके कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं मिले थे। जो टाउन्स थे जो सीट्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी वो मार्केट प्लेस बन गए थे। ये उनके पीछे का रीज़न नहीं पता। जैसे जो सिटी थी चंपा की नियर भागलपुर उसे वन्याग्राम बोलने लगे, प्राकृत टेक्स्ट में वन्याग्राम कहा गया, मतलब जो मर्चेंट्स की सेटलमेंट थी। और सिला सदलपुत्ता जो वैशाली में थी उसने हमें देखने को मिला कि 500 पोर्टर्स की शॉप थी। उसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रीट्स वगैरह थी उनके नाम मर्चेंट्स के ऊपर रखे गए। जैसे हमने सुनने को मिला कि वेस्सा और मर्चेंट स्ट्रीट जो वाराणसी में थी, स्ट्रीट ऑफ आइवरी वर्कर्स जो। और उसके बाद देखा कि 18 गिल्ड्स थे आर्टिशंस के, लेकिन जो मेंशन था वो स्मिथ्स का, कारपेंटर्स, लेदर वर्कर्स और पेंटर्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है। जो क्राफ्ट वगैरह वो बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, उनका ट्रेड भी किया जाता था। 500 कार्ड लोड्स ऑफ गुड्स के हमें इनके एविडेंस वगैरह मिले थे। जो इंपॉर्टेंट सिटी थी ट्रेड वगैरह के लिए वो रिवर बैंक पर मतलब रिवर बैंक के साइड में होती थी ताकि वो ट्रेड रूट मतलब अच्छे से कर सके और ईजिली कनेक्ट हो सके दूसरे एरिया से। जो श्रावस्ती थी, झोलिंग थी कौसाम्बी से और वाराणसी से। जो उसके बाद इन्होंने इनके ट्रेड रूट्स के बारे में बताया, जैसे कि जो रूट था श्रावस्ती से वो पास्ट ईस्टवर्ड एंड द साउथवर्ड थ्रू द कपिलवस्तु एंड कुशिनारा एंड लिंक टू द वैशाली। जो ट्रेड क्रॉस थे जो गंजेस के पटना ट्रेवल टू राजगीर एंड ऑल्सो वाया द रिवर टू द चंपा। हमने देखने को मिला कि ये मेटल का मतलब कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। मेटल मनी यहाँ ज़्यादा देखने को मिली। पंच मार्क्ड कॉइन्स के हमें एविडेंसेस मिले थे। पंच मार्क मतलब जो ये कॉइन्स वगैरह बनाते थे उनके ऊपर ये पंच मार्क बनाते थे। फिशेस के, एनिमल्स के, शिप्स के, फिश के, एलिफेंट्स के, बुल्स वगैरह इन सब के मार्क्स बनाते थे। इसलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने को बोलते थे और इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा देखने को मिला। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी हमें यहाँ देखने को मिला था। जो फुल फ्लैश अर्बनाइजेशन थी वो इंक्रीज़ होने लगी और जो पॉपुलेशन भी है वो भी इंक्रीज़ होने लगी। अर्बनाइजेशन की वजह से जो राइटिंग थी, ट्रेड वगैरह, रीडिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों के भी हमें एविडेंसेस वगैरह देखने को मिले। जो राइटिंग्स वगैरह थी वो हालांकि ज़्यादा नहीं मतलब रुक पाई क्योंकि वो वुडन वगैरह पर लिखी जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ टेक्स्ट थे जो सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट्स जो प्री सपोज राइटिंग एंड विच वी हेल्प इन द डिमार्केशन ऑफ द फील्ड्स एंड द हाउसेज। रूरल इकोनॉमिक थी क्योंकि जो कल्टिवेट मतलब जो अर्बनाइज टाउन्स थे उनके पीछे किसी न किसी रूरल सेटलमेंट का मतलब रूरल
एक अच्छा रूरल सिस्टम बिलोंग करता होगा, बिकॉज विदाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल कल्चर वी कैनॉट इमेजिन द अर्बनाइज्ड। हमने देखने को मिला कि जो नॉन एग्रीकल्चर्स थे, जो टाउन्स में रहते थे, वो फेड मतलब दे हैड टू बी फेड बाय द एग्रीकल्चर्स लिविंग इन द विलेजेस। जो प्रिंसेस प्रीस्ट वगैरह थे वो टाउन में तभी रह सकते थे जब उन्हें कोई मतलब ट्रिब्यूट्स टैक्स वगैरह मिलता हो। उसके बाद हमने देखा कि कुछ प्लो वगैरह के नेल सिकल्स, आयरन प्लो शेयर वगैरह के कुछ एविडेंसेस हमें मिले जो कि एग्रीकल्चर जो मतलब माना जाता था कि पीजेंट्स वगैरह यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में लिए। उसके बाद जो पाली टेक्स्ट में हमें कई विलेजेस के एविडेंसेस मिले थे जो न्यूक्लियर सेटलमेंट देखने को मिली थी रूरल सेटलमेंट की। जो पाली टेक्स्ट थे उन्होंने 3 टाइप के विलेजेस का जिक्र बताया। फर्स्ट टाइप के विलेजेस वो होते थे जो मतलब वेरियस कास्ट और कम्युनिटी से इनहेबिटेड होते थे और ये लार्जेस्ट इन नंबर होते थे और इनका जो विलेज का हेडमैन था उसे हम भोजका बोलते थे। सेकंड टाइप के विलेजेस वो होते थे जो क्राफ्ट विलेजेस भी होते थे, मतलब जिनके अंदर क्राफ्ट कारपेंटर्स वगैरह ज़्यादा रहते थे जैसे चैरियट मेकर। और उसके बाद जो थर्ड टाइप के विलेजेस होते थे वो जनरली बॉर्डर्स पर रहते थे, ये हंटर्स और गैदरर्स होते थे। उसके बाद जो विलेज था वो डिवाइडेड होते थे, जो विलेज की लैंड होती वो कल्टिवेबल प्लॉट्स में डिवाइडेड होती थी और ईच फैमिली के लिए दिया जाता था। उन्हें टैक्स वगैरह भी पे करना होता था। जो पीजेंट थे उन्हें 1/6 टैक्स देना पड़ता था अपनी प्रोड्यूस का। एंड जो मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता था कोई बीच में इंटरमीडिएट वगैरह नहीं होता था, वो डायरेक्टली रॉयल एजेंट्स को अपना टैक्स देते थे। जो रिच पीजेंट्स थे उन्हें घैपतीज भी बोला जाता था बिकॉज जो लार्ज प्लॉट्स वगैरह थे उनके ऊपर स्लेव्स और एग्रीकल्चर लेबर्स भी काम करते थे। राइस का यहाँ हमें इस्तेमाल देखने को मिलता था। जो राइस क्रॉप को उगाने के लिए ट्रांसप्लांटेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे। उस जो टर्म यूज़ की गई थी इन्होंने राइस ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे शाली बोला गया था। और जो ये इन्होंने मेथड यूज़ किया कि एक जगह पर राइस बनाकर उसके बाद उसे दूसरी जगह पर लगाना, इसकी वजह से जो राइस प्रोडक्शन में काफ़ी हमें मतलब रेवोल्यूशनाइज्ड चेंज देखने को मिला। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी थी, जो इन्होंने आयरन वगैरह का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मतलब इनकी एग्रीकल्चर में काफ़ी सुधार हुआ। टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो इन्होंने सिंगम जो आयरन माइंस वगैरह थी उनके बारे में भी पता था। और जो मिड गेंजेटिक प्लेस में पाली टेक्स्ट से उनसे पता चलता है कि जो मिड गेंजेटिक प्लेस के रूरल एरियाज़ थे वो चालकोथिक कम्युनिटीज़ जो बिहार वगैरह थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थे। और it was an economy that provides subsistence not only to direct producers but also to many others who were neither farmers nor artisans. This made the collection of taxes and the maintenance of the armies possible on a long-term basis and created condition in which large territorial states could be formed and sustained. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में हमें देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट किंगडम थे जैसे कौशल और जो मगध वो ज़्यादा पावरफुल थे। इनके अंदर भी जो है मतलब जो नेचर था रूल करने का वो मोनार्की था जिसे क्षत्रिय वगैरह यूज़ करते थे। जो जाटक टेल से उनसे हमें पता चलता था कि जो ओप्रेसिव किंग्स थे और उनके जो चीफ प्रिस्ट थे वर एक्सपेल्ड बाय द पीपल एंड द न्यू किंग इन सो मतलब जो किंग था उसे स्पेशल स्टेटस दिया जाता था एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिस पीपल्स भी दी जाती थी। जो किंग था वो अपने एड ऑफ ऑफिशियल्स की वजह से रूल करता था जो बहुत हायर लो होते थे। जो ऑफिशियल्स होते थे उन्हें महामात्रास भी बोलते थे। ये कुछ ये मतलब फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते थे जो जैसे मंत्री का, सेनानायक का, जज का, अकाउंटेंट, हेड ऑफ द रॉयल हरम एंड द जो प्रोबेबली क्लास ऑफ ऑफिसर अयुक्तास ऑल्सो परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इन द सम स्टेट्स। उसके बाद जो मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे जैसे वर्षाकरा जिन्होंने अजातशत्रु की काफ़ी हेल्प की थी लिच्छवी जो वैशाली के लिच्छवी ट्राइब से उन्हें हराने में लिए। और जो दूसरे थे दीर्घाचार्य जिन्होंने कौशल किंग की काफ़ी हेल्प की थी, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे। उसके बाद हमने देखा कि जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है कौशल में, उनके अलावा जो ब्राह्मण्स वगैरह थे उन्हें सेठीज़, जो ब्राह्मण्स और सेठीज़ वगैरह होते थे उन्हें रेवेन्यू के तौर पर क्लस्टर ऑफ विलेज भी दिए जाते थे। जो विलेज हेडमैन था उसे ग्रामनी बोलते थे, जिसे मतलब जो लीडर होता था अपने गांव का। और जो ग्रामनीज थे वो ट्रांसफॉर्म इनटू विलेज हेडमैन उन्हें प्री मॉडर्न टाइम्स में विलेज हेडमैन बोला गया। जो विलेज हेडमैन were known by a variety of titles such as the Grama Bhojka, Gramini and Gramika. The title Gramini which also prevails in the Sri Lanka and the 86,000 Gramikas are said to have been summoned by the Bimbisara. आर्मी एंड टैक्सेशन की बात करें तो जो टैक्स सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट था। जो नंदास थे उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हॉर्स चैरियट्स का हमें जनरली बाद में जो इंपॉर्टेंस है वो ख़त्म होने देख ली थी। मगध में ज़्यादा एलिफेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद जो वॉरियर्स और प्रिस्ट थे वो जनरली क्षत्रिय वॉरियर्स, प्रीस्ट, जेट जो क्षत्रिय और ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं उन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। और जो वैश्यास होते जो गृहपति होते थे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स का बर्डन आता था। जो बाली एक वॉलंटरी पेमेंट थी जो ट्राइब्स वगैरह चीफ जो ट्राइब्समैन वगैरह होते थे वैदिक टाइम्स में वो मतलब वो किंग को देते थे। और जो
टैक्स कलेक्ट करता था उन्हें बारी सादकाज कहा जाता था। आर्टिजन्स और ट्रेडर्स जो होते थे उन्हें भी टैक्स वगैरह देना पड़ता था। टोल्स वर कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स नोन एज द शोलिका का और शोलाध्यक्ष। और जो टेरिटोरियल किंग्स थे वो सभा और समिति की जो उन्हें डिस्कार्ड करते थे। जो पॉपुलर ट्राइब असेंबलीज थी वो डिसअपेयर होने लगी। जो ट्राइब्स वगैरह थे वो डिसअपियर्ड एज ट्राइब डिसइंटीग्रेटेड इनटू वर्नास एंड लॉस देयर आइडेंटिटी। क्योंकि जो लास्ट स्टेट्स की फॉर्मेशन के बाद ये डिफ़िकल्ट हो गया था पीपल्स के लिए कि वो अपना एक जो स्मॉल स्केल डिफरेंट सोशल क्लासेस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर को बिलोंग कर उनकी असेंबलीज को वगैरह को अटेंड कर सके। द चेंज सर्कमस्टांसेस वर नॉट कॉन्जियर फॉर द कंटिन्यूस ऑफ द ओल्ड असेंबली। दे वर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल बॉडी कॉल्ड द परिषद। इवन ड्यूरिंग दिस टाइम द assemblies existed, but this was not in the case of the monarchy. और जो they flourished in the smaller republican state of the Shakas, Lishavis and the like. उसके बाद जो रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट था, मतलब जो इस टाइम में जो ज़्यादातर हमें रिपब्लिकन स्टेट्स वगैरह देखने को मिले, जहाँ तक स्टोरीज़ वगैरह में बताया गया कि ज़्यादातर जो जनपद थे वो तो कई बार या तो सिंगल रूलर या फिर मल्टीपल रूलर से बिलोंग करते थे। जो रिपब्लिक्स था जिसकी रियल पावर थी वो ट्राइबल ओलिगार्की को बिलोंग करती थी। हमने रिपब्लिक ऑफ शाकाज और लिच्छवीज में देखा कि जो रूलिंग क्लास थी वो बिलोंग टू द सेम क्लैन एंड द सेम वर्नाज। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा कि जो रिपब्लिक्स थे मल्लवाज और शूद्रास के, जो क्षत्रियास और ब्राह्मण्स वर गिवन द सिटीजनशिप बट द स्लेव्स एंड द हायर्ड लेबर्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी शाकाज और लिच्छवीज की वो सिंपल थी। वो राजा, उपराजा, सेनापति इसके अंदर और भंडारगृहिका मतलब जिससे जो ट्रेजर होता है वो ट्रेजर होते थे। उसके बाद हमने देखा कि जो रिपब्लिक्स थे वो मोनार्कीज थे। काफ़ी डिफरेंट इसलिए होते थे क्योंकि जो मोनार्की था उसमें जो किंग होता था वही सोल रेसिडेंट होता था रेवेन्यू वगैरह का, लेकिन जो रिपब्लिक्स होते थे उसके अंदर एक चीफ ट्राइबल ओलिगार्की ही मतलब सारे रेवेन्यूज़ वगैरह कलेक्ट करती थी। उसके बाद जो ट्राइबल ओलिगार्की थी उसके अंदर जो राजा था वाज फ्री टू मेंटेन हिज ओन लिटिल आर्मी अंडर हिज सेनापति एनेबलिंग ईच ऑफ देम टू कम्पीट विद द अदर। ब्राह्मण जो मोनार्की में ब्राह्मण्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था, और लेकिन जो रिपब्लिक्स थे उनके अंदर इतना इन्फ्लुएंस नहीं था ब्राह्मण्स का। द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन monarchy and republic was the same as that between one man rule and the many man rule. The republic functioned under the leadership of oligarchic assembly but the monarchy under the leadership of an individual. ये इसका इम्पोर्टेंट वो था। जो रिपब्लिक ट्रेडिशन था वो काफ़ी हमें फीबल देखने को मिला मौर्यन पीरियड के टाइम्स में। और उसके बाद जो हम देखते कि जो दिग्निकाय जो ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली का, उसने बताया कि कैसे ह्यूमनली वहाँ के जो मतलब इस टाइम में जो ह्यूमंस थे जो पीपल वगैरह वो खुशी से रहते थे। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हमने देखने को मिली थी। सोशल ऑर्डर जैसे पहले क्षत्रियस वगैरह कम्युनिटी थी जहाँ पर जो 4 वर्ड में सोसाइटी डिवाइडेड थी। शूद्रास वगैरह को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लेकिन जो ब्राह्मण्स और जैनिज़्म आए उन्होंने कोई मटेरियल चेंज नहीं किया था शूद्रास की पोजीशन में। जो माना जाता था कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रियस और गृहपतिज हाउस होल्डर्स वगैरह के असेंबली में विजिट किया, लेकिन कभी कोई ऐसा टेक्स्ट वगैरह नहीं मिला जिसमें बताया गया हो कि वो शूद्र की असेंबलीज भी उन्होंने अटेंड वगैरह की हो। जो पुअर और इन्फीरियर होते थे उन्हें हीना माना जाता था, और जो क्षत्रियस वगैरह होते थे उन्हें उत्तम क्लास का माना जाता था। हम बोल सकते हैं कि जो इस टाइम के जो मतलब एक तो आयरन एज ने इनके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जिसकी वजह से टाउन्स वगैरह काफ़ी फ्लरिश हो पाए। हालांकि जो वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिला था वो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला था। जो लो बुक्स वगैरह थी जिसमें जो रूलर्स और फाइटर्स थे उन्हें क्षत्रिय वगैरह कहा गया, जो टीचर्स थे उन्हें ब्राह्मण्स बोला जाता था। क्षत्रियस को हाईएस्ट प्लेस दिया गया था इस सिस्टम में। थैंक यू।